प्रिय छात्रों, ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चारण, सहआचार्य अर्थशास्त्र। आज हम देखेंगे मांग की लोच का अर्थ एवं प्रकार। मांग की लोच का अर्थ किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को मांग की लोच या कीमत लोच या मूल्य लोच कहते हैं। तो यहाँ क्या कि किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच का सूत्र होगा कि मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इसे हम इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं कि मांग की मात्रा में परिवर्तन, जिसको डेल्टा एक्स से सूचित करेंगे, प्रारंभिक मांग की मात्रा जिसे एक्स से दर्शाएंगे। यहाँ हमारे पास आएगा कीमत में परिवर्तन को डेल्टा पी से दर्शाएंगे और कीमत प्रारंभिक कीमत ये हो जाएगी पी से। तो इसे हम ई डी या ई पी कह सकते हैं। इसे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बटे डेल्टा पी अपॉन पी। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इसे पलट के हम ये लिख सकते हैं पी अपॉन डेल्टा पी। तो इसे हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन एक्स, यह होगा मांग की लोच का सूत्र। अब है मांग की लोच के भेद या प्रकार। मांग फलन हमारा यह होता है कि x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी वाई और y। यहाँ पी एक्स है x वस्तु की कीमत, पी वाई है संबंधित वस्तु की कीमत और y है उपभोक्ता की आय। तो इस मांग फलन के आधार पर हम मांग की लोच को भी हमारे पास तीन प्रकार की होगी। तो किसी वस्तु की मांग की मात्रा, उस वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है। अतः मांग की लोच है उसके भी तीन प्रकार होंगे, तीन रूप होंगे। निजी कीमत लोच या कहेंगे मांग की निजी कीमत लोच, मांग की तिरछी कीमत लोच और मांग की आय लोच। या मांग की लोच के हम प्रकार या भेद के रूप में, क्योंकि मांग फलन में तीन जो मांग की मात्रा है पी एक्स, पी वाई और वाई, यानी उस वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है। तो इसके आधार पर मांग की लोच भी निजी कीमत लोच, तिरछी कीमत लोच और आय लोच तीन भागों में हमें बांटा गया है। सबसे पहले देख रहे हैं हम निजी कीमत लोच। किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को मांग की निजी कीमत लोच कहते हैं। मांग की निजी कीमत लोच कि x वस्तु की मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा x वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो हम इसे लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स बटा डेल्टा पी एक्स अपॉन पी एक्स। यहाँ डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स आ जाएगा, पी एक्स अपॉन डेल्टा पी एक्स। तो ये हमारे पास इस तरीके से इस सूत्र को लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, ये मांग की निजी कीमत लोच। दूसरा है मांग की तिरछी कीमत लोच। किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप संबंधित वस्तु की मांग की मात्रा में, देखिए कोई भी x वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो y वस्तु की या मात्रा में परिवर्तन होगा, या अगर y वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो x वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी वाई और y लिया गया है। तो y वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से x वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को मांग की तिरछी कीमत लोच कहते हैं। तो यहाँ इसका सूत्र लिखेंगे कि x वस्तु की मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा y वस्तु की कीमत में आनुपातिक, यानी x वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा और y वस्तु जो संबंधित वस्तु है उसकी कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होगा। तो यहाँ q x डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स डेल्टा पी वाई अपॉन पी वाई। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यू एक्स और पी वाई अपॉन डेल्टा पी वाई। ये सूत्र बदल के इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये मांग की तिरछी कीमत लोच का
कि x वस्तु की y वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर x वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को दर्शाएगा। मांग की आय लोच तीसरी है कि उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं, मांग की आय लोच कहते हैं। तो यहाँ मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन। तो इसे हमें ऐसे दर्शा सकते हैं कि डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स अपॉन डेल्टा वाई अपॉन वाई। तो इसको बदलकर हम इस लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू एक्स। तो ये मांग की तीन जो लोच के प्रकार बताए, मांग की निजी कीमत लोच, मांग की तिरछी कीमत लोच और मांग की आय लोच। अब हम देखेंगे मांग की कीमत लोच की श्रेणियां या प्रकार। वो थे मांग की लोच के प्रकार। यहाँ मांग की जो कीमत लोच है या मांग की जो निजी कीमत लोच है, तो मांग की लोच की श्रेणियां या प्रकार। या मांग की लोच को श्रेणी के आधार तीन भागों में बांटा है। पूर्णतः लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार, इकाई के बराबर लोचदार, इकाई से कम लोचदार और पूर्णतः बेलोचदार। देखिए, इसको लिए हम एक रेखा चित्र भी इस तरीके से बना सकते हैं कि यहाँ से ये अगर सीधी इस तरीके से रेखा होगी तो ये हमारे पास होगा पूर्णतः लोचदार। अगर ये लाइन इस तरीके से खड़ी है सीधी तो पूर्णतः बेलोचदार। यहाँ अगर बीचों बीच इस तरीके से ले लाइन को तो यहाँ इकाई के बराबर, यानी ये अनंत लोच का हो जाएगा, इजिकल टू अनंत पूर्णतः लोचदार। यहाँ ई पी इजिकल टू 0 तो ये हो जाएगा पूर्णतः बेलोचदार। ये यहाँ पर इकाई के बराबर लोचदार। अब इसके बीच में कोई लाइन आएगी तो वो इकाई से अधिक लोचदार की होगी, और यहाँ अगर आती है तो इकाई से कम लोचदार की। तो इसके आधार पर हम इसको 5 श्रेणियाँ विभाजित कर रहे हैं, पांचों के वक्र अलग अलग बना सकते हैं। पहला है पूर्णतः लोचदार मांग, ई पी इजिकल टू अनंत। किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग की मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन हो तो मांग की लोच पूर्णतः लोचदार होगी। यानी यहाँ हमारे पास कि कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में, कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन हो या थोड़ा सा परिवर्तन हो और मांग की मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन हो, यानी कीमत को थोड़ी सी कम कर दी जाए तो मांग की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, या कीमत को थोड़ी सी बढ़ा दी जाए तो मांग की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। यानी कीमत में थोड़े से परिवर्तन से, यानी यहाँ दे रखा है कीमत में थोड़ी ओपी जो कीमत दी है उसको थोड़ी सी बढ़ा दी जाए तो मांग की मात्रा शून्य हो जाएगी, और यदि कम कर दी जाए तो मांग की मात्रा अनंत हो जाएगी। तो कीमत में थोड़े से परिवर्तन से मांग की मात्रा में यदि बहुत अधिक परिवर्तन होता है तो मांग की लोच पूर्णतः लोचदार होगी। वह इकाई से अधिक लोचदार ने किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग की मात्रा में कीमत की तुलना में अधिक परिवर्तन हो तो मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होगी। यानी जितना हम कीमत में परिवर्तन होता है, कीमत की तुलना में मांग की मात्रा में अधिक प्रतिशत परिवर्तन होता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होगी। इसके लिए हम इस तरीके का वक्र बनाएंगे जिसमें ये इस तरीके के लोचदार की यहाँ अगर कीमत में कमी की जाती है, जिस कीमत में थोड़ी सी कमी, तो मांग की मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन होगा। यानी इतना मांग की मात्रा क्या हुई, इतनी बढ़ी है, और इतनी कीमत में कमी हुई है। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में यहाँ इसको हम दे सकते हैं Q1, इसको Q2 दे सकते हैं। ये हमारे पास P1 और ये P2। तो यहाँ कीमत में इतना सा परिवर्तन हुआ और कीमत की तुलना में मांग की मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन होता है तो मांग की लोच है इकाई से अधिक लोचदार होगी। हम यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण ले सकते हैं कि उपयुक्त रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा ली गई है, ओ वाई अक्ष पर कीमत ली गई है। प्रारंभिक कीमत हमारी OP1 है और मात्रा है OQ1। यदि कीमत कम कर दी जाए P2 तो मांग की मात्रा बढ़कर के OQ2 हो जाएगी। तो कीमत में कमी के कारण P2 P1 A और T क्षेत्र के बराबर कमी होती है और मात्रा जो है इस क्षेत्र के बराबर बढ़ती है। Q1 T B और Q2 क्षेत्र के बराबर ये बढ़ती है।
तो कीमत की तुलना में मांग की मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन होता है, तो मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होगी। अगला है हमारे पास इकाई के बराबर लोचदार। इकाई के बराबर किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग की मात्रा में भी उतना ही परिवर्तन हो तो मांग की लोच इकाई के बराबर लोचदार होगी। यानी जितना कीमत में परिवर्तन होता है, मांग की मात्रा में भी कीमत के बराबर परिवर्तन हो तो मांग की लोच इकाई के बराबर लोचदार होगी। इसके लिए जो वक्र बनता है उस वक्र में हम इतना ध्यान रखेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ जितना कीमत में परिवर्तन होगा मांग की मात्रा में भी उतना ही। यहाँ जितनी कीमत घट रही है या मांग कीमत में परिवर्तन आता है, मांग की मात्रा में भी उतना ही परिवर्तन होगा, तो मांग की लोच इकाई के बराबर लोचदार होगी। यहाँ हम ये कह सकते हैं OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा, OY अक्ष पर कीमत ली गई है। DD डिमांड वक्र है। प्रारंभिक कीमत हमारे पास OP1 और मात्रा है OQ1। कीमत घट करके P1 होने पर मांग की मात्रा बढ़ करके Q1 हो जाती है। तो यहाँ कीमत व मांग की मात्रा में बराबर परिवर्तन होता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर लोचदार होगी। चौथा पॉइंट है हमारे पास मांग की लोच इकाई से कम लोचदार। किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग की मात्रा में कीमत की तुलना में कम परिवर्तन हो तो मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होगी। नहीं, यहां हमारे पास इसके लिए वक्र जो है वह बेलोचदार होगा। यहाँ कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग की मात्रा में कम परिवर्तन होता है। यानी यहाँ से इतना कीमत में परिवर्तन हुआ, प्रारंभिक कीमत की P1 से घटकर P2 हुई, मात्रा बढ़कर के Q1 से बढ़कर Q2। तो ये हमारे पास कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग की मात्रा में कम परिवर्तन होता है, तो मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होगी। पूर्णतः बेलोचदार मांग AP = 0। यानी किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो या शून्य परिवर्तन हो, या वक्र जो पूर्णतः बेलोचदार होगा, मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार होगी। इसका वक्र इस तरीके से OY अक्ष के समानांतर होगा। और यहाँ देखिए कीमत P1 से घटकर P2 हो जाती है, मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में कि कीमत के घटने पर भी मांग की मात्रा अपरिवर्तित रहती है तो मांग की लोच शून्य होगी या पूर्णतः बेलोचदार मांग होगी। ये थी मांग की लोच की पांचों श्रेणियां। और इस पांचों श्रेणियों के लिए इसीलिए वक्र कहा गया कि एक वक्र अगर हम इस तरीके से बनाते हैं कि ये हो, दूसरा वक्र इस तरीके से, ये पूर्णतः लोचदार का, अनंत का, ये हमारे पास 0 का, इफ इजिकल टू 0, इन दोनों के बीच में लगाएंगे तो इफ इजिकल टू 1, और इन इकाई से अधिक लोचदार होगा यहाँ पर अगर वक्र खींचते हैं तो, और ये वक्र आएगा तो इकाई से कम लोचदार होगा। अब है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। मांग की लोच को प्रभावित करने या निर्धारित करने वाले तत्व। वस्तु के निकट स्थानापन्न की उपलब्धता। यदि एक वस्तु के लिए निकट के स्थानापन्न उपलब्ध है तो उस वस्तु की मांग की लोचदार होगी, और यदि स्थानापन्न नहीं है तो मांग बेलोचदार होगी। जैसे चाय व कॉफी की लोच अधिक होगी, नमक का स्थानापन्न न होने के कारण लोच कम या शून्य होती है। तो पूर्णतः बेलोचदार की स्थिति जो हमारे पास आती है वो किसके लिए आएगी? नमक के। यानी जितनी ज़्यादा स्थानापन्न वस्तु होगी किसी वस्तु की, उतनी ही उस वस्तु की मांग ज़्यादा लोचदार होगी, और जितनी कम स्थानापन्न उपलब्ध होगी उतनी ही मांग की लोच बेलोचदार होगी। वस्तु के उपयोग। यदि कोई वस्तु विभिन्न कार्यों में लाई जा सकती है तो उस वस्तु के अधिक लोचदार होगी, जैसे बिजली, कोयला। और यदि वस्तु का उपयोग केवल एक ही कार्य में हो तो मांग बेलोचदार होगी। यानी वस्तु के उपयोग जितने अधिक होंगे उसकी मांग की लोच भी उतनी ही अधिक लोचदार होगी, और वस्तु के उपयोग जितने कम होंगे उस वस्तु की लोच भी उतनी ही कम लोचदार होगी। अगला पॉइंट है वस्तु पर खर्च किए जाने वाले आय का भाग।
उपभोक्ता द्वारा अपनी आय का जिन वस्तुओं पर अधिक भार व्यय करना होता है उनकी मांग अधिक लोचदार होगी तथा कम भाग व्यय करने वाली वस्तुओं की मांग बेलोचदार होगी। यानी जितनी ज़्यादा भाग व्यय करता है, जितना उसके बजट में, उसके जो घरेलू खर्च के बजट में उसकी आय का जितना भाग अधिक होगा, जिन वस्तुओं पर जितना भाग ज़्यादा खर्च किया जाता है उन वस्तुओं की मांग की लोच अधिक लोचदार होगी। और जिन पर कम भाग व्यय किया जाता है उनकी मांग, जैसे नमक, माचिस, तो इन पर बहुत कम व्यय करते हैं तो इनकी लोच भी कम होगी। अगला पॉइंट है कीमत स्तर। यदि प्रारंभिक कीमत स्तर ऊंचा है तो मांग की लोच अधिक लोचदार होगी, और यदि कीमत स्तर कम है तो मांग की लोच कम होगी। जैसे हमारे पास ये वक्र लेते हैं, देखिए इसका एक छोर ये है, यहाँ कीमत, प्रारंभिक कीमत ज़्यादा होती है तो इस भाग में मांग की लोच भी क्या होगी, अधिक लोचदार होगी। और प्रारंभिक कीमत यदि स्तर कम है, यानी कोई वस्तु की कीमत मान लीजिए 5 रुपये और वो 4 रुपये होगी तो उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा मांग पर, तो मांग क्या होगी, बेलोचदार होगी। तो यानी कीमत स्तर ऊंचा होगा, प्रारंभिक कीमत स्तर, तो लोच भी क्या होगी, अधिक होगी। यदि कीमत स्तर, प्रारंभिक कीमत स्तर कम है तो उस वस्तु की मांग की लोच भी कम होगी, तो कीमत स्तर से भी प्रभावित होती है। उपभोक्ता का आय स्तर। यदि उपभोक्ता का आय स्तर बहुत ही नीचा है अथवा बहुत ऊंचा है तो मांग की लोच बेलोचदार होगी, और जबकि मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं की मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। यानी आय स्तर यदि बहुत ज़्यादा है तो भी उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत के घटने या बढ़ने पर कोई विशेष मांग में परिवर्तन नहीं करता, और यह बहुत ही कम है तो बहुत कम निम्न आय स्तर होने पर कोई वस्तु सस्ती हो जाएगी तो भी उसके पास पैसे नहीं है तो कहाँ से खरीदेगा। इसलिए निम्न आय स्तर होने पर भी या बहुत ही उच्च आय स्तर होने पर भी मांग की लोच क्या होगी, बेलोचदार होगी। मध्यम आय स्तर होने पर ही मांग अधिक लोचदार होती है। और लास्ट पॉइंट है इसे, उपभोक्ता की आदतें एवं अधिमान, कि जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता की आदत पड़ जाती है उन वस्तुओं की मांग कम लोचदार होगी तथा आदत न होने पर लोच अधिक होगी। मान लीजिए कोई वस्तु महंगी हो जाती है तो उपभोक्ता कहता है मुझे नहीं खरीदनी क्योंकि उसकी आदत में नहीं है, और यदि उसकी आदतन है कि वो वस्तु उसे खरीदनी है तो ऐसी स्थिति में मांग की अगर लोच ज़्यादा होगी तो भी वह वस्तु को खरीदेगा।